कैरवान के मुसलमान नमाज जुमा की तैयारी में मसरूफ़ थे। कैरवान बर-ए-आज़म अफ़्रीका में एक नहायत मशहूर शहर था। इस शहर में गरबी मुमलकत इस्लामिया के वाइसराय रहते थे। इनका नाम मूसा बिन नसीर था। वो नहायत होशियार, आज़मूदाकार, बहादुर और मुदब्बिर शख्स थे। खलीफा ने इन्हें अमीर अफ़्रीका का मोअज़्ज़िज़ ख़ताब अता फ़रमाया था। उन्होंने मगरिब पर हमले करके काफ़ी शोहरत और नामवरी हासिल कर ली थी। ईसाई दुनिया इनसे खूब वाकिफ़ हो गई थी। इनका तर्ज़ हुकूमत नहायत अच्छा था। अदल व इंसाफ से हुक्मरानी करते थे। इनसे सिर्फ़ मुसलमान ही खुश ना थे, बल्कि गैर मुस्लिम राया भी मुसलमानों ही के बराबर खुश थी। हम 93 हिजरी के वाक़यात बयान कर रहे हैं, जब वलीद बिन अब्दुल मालिक खलीफा थे। इनका दारुल सल्तनत दिमिश्क में था। कैरवान को मुसलमानों ने आबाद किया था। इसकी आबादी के मुतल्लिक ईसाई मौरख एक अजीब रवायत बयान करते हैं। कहते हैं कि 60 हिजरी में माविया बिन फदी अफ्रीका के गरबी जानब फतुहात करते करते खुशनुमा और बहिश्तज़ार घाटी में जा पहुँचे। वो जगह इन्हें कुछ ऐसी मरगूब हुई कि वहाँ एक शहर आबाद करने का इरादा कर लिया। मगर मुश्किल ये पेश आई कि तमाम घाटी में चीते, तेंदुए और शेर डकारते फिरते, और सांप, अजदहे, नीज़ दीगर हशरातुल अर्ज़ भी बहुतात से थे। इंसान के इन दुश्मनों की वजह से वहाँ बनी नौ इंसान का आबाद होना और वहाँ कोई शहर बसाना गैर मुमकिन था। लेकिन माविया बिन फदी ने वहाँ शहर आबाद करने का इरादा कर लिया था, और इस इरादे की तकमील के लिए वो घाटी के करीब ही ठहर गए। एक रोज़ सुबह की नमाज पढ़ते ही घने दरख्तों की कतारों और शाखों को चीरते हुए घाटी में जा पहुँचे और बुलंद आवाज़ से बोले, ए जानवरों, इस सायादार मुकाम में मुसलमान आबाद होना चाहते हैं। वो मुसलमान जो रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा के अताअत गुज़ार और खुदा के फरमा बरदार बंदे हैं। तुम अब इस मुकाम से निकल जाओ, और अब ये तुम्हारा घर नहीं रहा। ये कहकर वो लौट आए और मुतवातर 3 रोज़ तक घाटी के दरमियान जाकर इसी तरह से कहते रहे। तीसरे रोज़ तमाम जानवर वहाँ से निकल गए और वो घाटी हर किस्म के दरिंदों से यकसर खाली हो गई। घाटी के खाली होते ही माविया बिन फदी ने शहर की बुनियाद डाली और थोड़े ही अरसे में एक अजीमुल शान शहर आबाद हो गया। दूर दूर से ताजर और पेशावर लोग आकर आबाद होने लगे। जब से वाइसराय इस शहर में रहने लगा तो इस वक्त से इसकी रौनक दिन दुगनी और रात चुगनी बढ़ने लगी। इस्लामी हुकूमत और इस्लामी शहर था, लिहाजा इस्लामी अहकाम नाफिज थे। जुमा के रोज़ तमाम बाज़ार, सारी दुकानें और कुल कारोबार बंद रहते थे। हर मुसलमान नमाज जुमा की तैयारी सुबह ही से शुरू कर देता था, ऐन इस शोगो शगफ से जैसे कि आजकल के ज़माना के मुसलमान ईद की नमाज की तैयारी करते हैं। कैरवान में 50 हमाम थे। लोग वहां जाकर गुस्ल कर रहे थे और कपड़े बदल बदल कर मस्जिद की तरफ जा रहे थे। आज इसलिए भी लोग जल्दी पहुंचना चाहते थे कि उन्होंने सुना था कि स्यूता से कुछ ईसाई फरियाद लेकर आए हैं और मूसा बिन नसीर आज इनकी फरियाद सुनेंगे। ज़वाल के वक्त से पहले ही आलीशान मस्जिद लबरेज़ हो गई। अगरचा मस्जिद इतनी बड़ी थी कि 50,000 आदमी इसमें आ सकते थे, लेकिन इस वक्त इतने मुसलमान आ चुके थे कि इतनी वसी मस्जिद भी तंग हो गई। मीनार पर चढ़कर अजान दी गई। चूँकि ये मस्जिद शहर के बिल्कुल बीच में थी, इसलिए अजान की आवाज़ घर घर पहुँच गई। थोड़ी देर में मूसा बिन नसीर अपने बेटे अब्दुल अजीज़ के साथ आए। ये काफ़ी ज़ईफ़ थे। इनकी दाढ़ी लंबी और सफ़ेद थी, चेहरा नूरानी, पेशानी कुशादा और आँखें बड़ी बड़ी थीं। अब्दुल अजीज़ नौजवान थे, खूबसूरत और कवील जुस्सा थे। इनकी दाढ़ी स्याह और बड़ी खुशनुमा थी। मूसा ने खुतबा पढ़कर नमाज पढ़ाई। नमाज के बाद वो मुकब्बर पर आए। तमाम लोग खामोश हो गए। सबसे पहले उन्होंने खुदा की तारीफ़ की और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौसीफ़ की, और इसके बाद फरमाया, मुसलमानों, ये हम मुसलमानों पर खुदा का एहसान है कि वो कौमें जो अपने आप को बहुत ज़्यादा मोअज़्ज़ज़ और बाज़मत समझती और जानती हैं, आज दर खिलाफत पर फरियादी बनकर आ रही हैं। तुम्हारे पड़ोस में एक किला स्यूता है जो एक सूबा का दारुल सल्तनत है। वहाँ का गवर्नर कॉर्नेट जूलियन फरियाद लेकर आया है। अगरचा अभी ये मालूम नहीं हुआ कि वो क्या कहेगा,
मगर मेरा ख्याल है कि वो उंदलस के बादशाह राजरक का सताया हुआ है। ईसाई बादशाहों की ऐश कोशी और इशरत प्रस्ती इस दर्जा बढ़ गई है कि राया की जानो माल और आबरू को सख्त खतरा लाहक हो गया है। मैंने कॉनेट जूलियन को बुलाया है और मैं चाहता हूँ कि तुम सब खामोश अपनी अपनी जगह बैठकर सुनो कि वो क्या कहता है। मूसा मुकब्बर से उतरकर नीचे ही बैठ गए। उन्होंने अपने सामने इतनी जगह खाली करा ली कि 8-10 आदमी बैठ सके। थोड़ी ही देर में 5-6 ईसाई आए और मूसा की तरफ बढ़ने लगे। ये जिस तरफ से गुजरे लोग इनके लिए रास्ता छोड़ते गए। इनमें एक अधेड़ उम्र का शख्स था। इसका रंग सुर्खो सफ़ेद था, दाढ़ी कदरे लंबी थी, नहायत बेश कीमत रेशमी लिबास और हीरे जवाहरात के चंद हार पहने थे। यही कॉनेट जूलियन था। एक बूढ़ा शख्स लंबा जुब्बा पहने था जो टखनों तक नीचे था, कमर रेशम के डोरे से बांधे और ऊंची टोपी ओढ़े था। इसकी दाढ़ी नाफ तक लंबी थी। ये अशबिबलिया का राहब था। बाकी आदमी जूलियन के मुलाजम थे। उन्होंने आते ही मस्जिद में नज़र डाली। इन्हें वहाँ इस कदर मुसलमान देखकर बड़ी हैरत हुई। वो बढ़कर मूसा के पास पहुँचे। मूसा इनके इस्तकबाल के लिए उठ खड़े हुए। कॉनेट जूलियन ने सलाम किया। उन्होंने सलाम का जवाब देकर नहायत खंदा पेशानी से इनका इस्तकबाल किया। जब वो इत्मीनान से बैठ गए तब मूसा ने कहा, अब फरमाइए आप क्या कहना चाहते हैं। कॉनेट जूलियन ने कहा, मैं मज़लूम हूँ। शाह राजरक ने मेरी इज़्ज़त पर डाका डाला है। वो ऐसा जालिम और जाबिर बादशाह है कि इससे इटली, फ़्रांस और दूसरे ममालिक के बादशाह तक खाइफ हैं। इस दरिंदा खसलत से मेरा इंतकाम कोई नहीं ले सका, और जब तक मैं इंतकाम ना ले लूँ इस वक्त तक मेरे सीने में भड़कने वाली आग ठंडी नहीं हो सकती। मूसा ने कहा, लेकिन इसने आपकी क्या तौहीन की है। जूलियन, तौहीन? इस बदबख्त और जालिम ने मेरे ख़ानदानी नामूस की धज्जियाँ उड़ा दी हैं। अब अशबिबलिया के राहब ने कहा, मुझसे सुनिए हुजूर, नहायत ही शर्मनाक वाक़या और बड़ी दर्द अंगेज़ दास्तान है। इसने वो पाजियाना हरकत की है जिस पर तहज़ीब, इंसानियत, शराफत और मज़हब सब मातम करते रह गए हैं। मूसा ने कहा, मैं ज़रा तफसील से सुनना चाहता हूँ। राहब ने कहा, मैं भी तफसील ही से अर्ज़ करूँगा। ये तो आप जानते हैं कि आजकल उंदलस का बादशाह राजरक है। मूसा ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ। राहब, एक अरसा से उंदलस में ये कानून है कि हर गवर्नर, हर वली किला, हर वाली शहर, हर रईस, रुकन सल्तनत और हर मशीर की औलाद दारुल सल्तनत में बादशाह और बादशाह की बेगम के ज़िले आतफत में बालग होने तक परवरिश पाते हैं। तरीका ये है कि लड़के बादशाह के हुजूर में रहते हैं और लड़कियां मलका की ज़ेरे नज़र रहती हैं। इनकी तलीम व तरबियत वहीं होती है और जब वो सने बलोगत को पहुंच जाते हैं तब रुखसत कर दिए जाते हैं। मूसा ने कहा, लेकिन ये नराला कानून किस लिए है। राहब, इसलिए कि तमाम रईसों, अमीरों और गवर्नरों के बच्चे तहज़ीब और शाइस्तगी सीख लें और दरबारी नशिस्तों बर्खास्त के आदाब से वाकिफ़ हो जाएं। मूसा ने कहा, मेरा ख्याल है कि ये बात नहीं है। राहब, आपके ख्याल में और क्या बात हो सकती है। मूसा ने कहा, बादशाह इसलिए अमीरों, रईसों और सल्तनत के मशीरों की औलाद को अपने पास रखते हैं ताकि इनमें से कोई बगावत न कर सके। राहब, हाँ ये वजह भी हो सकती है हुजूर। खैर ये कायदा है, ना सिर्फ कायदा बल्कि कानून, और इसी पर अमल दरामद होता चला आ रहा है। कॉनेट जूलियन की एक लड़की है, नहायत हसीन और खूबरू। इसका नाम फ्लोरंडा है। वो लड़की अहदे तफौलियत से बादशाह बेगम के पास थी। अब सने ब्लॉक को पहुंच गई है। चूँकि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, इस पर राजरक फ़रिफ्ता हो गया है और इसने जबरन इसकी अस्मत दरी कर डाली है। ये सुनकर मूसा का चेहरा गुस्सा से सुर्ख हो गया और उन्होंने नहायत गुस्से भरे लहजे में कहा, इस कदर मजालिम। राहब, जी हाँ, इस लड़की ने अपनी मजलूमियत की दास्तान अपने बाप को लिख भेजी। इन्हें बड़ा गुस्सा आया मगर मसलहत समझकर ज़ब्त कर गए और बादशाह के पास पहुंचकर इनसे ये बहाना किया कि फ्लोरंडा की माँ सख्त बीमार है, इसके जानबर हो जाने की तवक्को नहीं, अपनी बेटी को एक नज़र देखना चाहती है और इसने कहा कि वो इसे ले आए। आपको शायद ये मालूम ना हो कि राजरक से पहले उंदलस का बादशाह डनरा था। इसने अपनी बेटी की शादी कॉनेट जूलियन से कर दी थी।
डनरा कौम गाद से था। इस तरह राजरक ने ख़ानदान गाद की तौहीन की है। मूसा ने कहा, क्या आम ईसाइयों को इस वहशियाना वाक़या की इत्तला नहीं हुई? राहब, सबको खबर हो गई है। मूसा ने कहा, फिर ऐसे बदकार बादशाह को माजूल या कत्ल क्यों नहीं कर देते? राहब ने कहा, इसलिए कि सब इससे डरते हैं। मूसा, अच्छा आप मुझसे क्या चाहते हैं? जूलियन, सिर्फ ये कि आप इस जालिम से मेरा इंतकाम लें। मूसा, मगर हम किसी मुल्क पर बिला वजह लश्कर कशी नहीं किया करते। जूलियन, आप एक मज़लूम की हिमायत में तलवार बुलंद कर रहे हैं, इससे ज़्यादा और क्या माकूल वजह होगी? मूसा, तुम्हारा आपस का मामला है, खुद ही तय कर लो। जूलियन ने कहा, अगर हमसे तय हो सकता तो आपका दरवाज़ा क्यों खटखटाते? राहब ने कहा, सुनिए, मुसलमानों का कौल है कि वो दुनिया में अमन कायम करना और मज़लूमों की हिमायत करना अपना फ़र्ज़ समझते हैं। मूसा ने कहा, बेशक। राहब, जो बेइज्जती जूलियन की गई है, क्या इससे वो मज़लूम नहीं समझे जाते? मूसा, बेशक मज़लूम है। राहब, और राजरक? मूसा ने कहा, जालिम है। राहब, फिर क्या आपका ये फ़र्ज़ नहीं हो जाता कि मज़लूम की हिमायत करें और जालिम को कैफ़रे करदार तक पहुँचाएँ? मूसा ने कहा, बेशक मेरा ये फ़र्ज़ हो जाता है। राहब, तो खुदा के लिए आप मज़लूम की हिमायत कीजिए और जालिम को सज़ा दीजिए। मैं शराफ़त, तहज़ीब और इंसानियत के नाम पर आपसे अपील करता हूँ। जूलियन ने कहा, अगर आपने हमारी अमदाद ना की और मैं इस बदकार जफाकार से अपना इंतकाम ना ले सका, तो मैं हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की कसम खाता हूँ कि समुंदर में डूब मरूँगा और मेरा खून आपकी गर्दन पर होगा। मूसा ये सुनकर घबरा गए और उन्होंने जल्दी से कहा, मैं इंशाअल्लाह तुम्हारी अमदाद करूँगा। लेकिन राहब, लेकिन क्या? मूसा ने कहा, मैं महज एक वाइस राय हूँ, खलीफा का मातहत, मैं ख़ुद मुख्तार नहीं हूँ। अगर तुम पसंद करो तो मैं तमाम वाक़यात लिख कर आला हज़रत खलीफातुल मुस्लिमीन के हुजूर में इरसाल करके इनसे लश्कर कशी की इजाज़त हासिल कर लूँ। राहब ने कहा, नहायत मुनासिब राय है आपकी। मूसा, अच्छा तो मैं अभी लिखता हूँ। मूसा ने इसी वक्त एक अर्ज़दाश्त लिखी और अपने एक आदमी को देकर खलीफा की खिदमत में इरसाल कर दी। कॉनैड, जूलियन और राहब ने इनका शुक्रिया अदा किया और इजाज़त लेकर रुखसत हो गए। इनके जाते ही मूसा और अब्दुल अजीज़ उठकर चले गए और इनके बाद तमाम मुसलमान भी जौक दर जौक उठकर रवाना हो गए।